Greetings everyone. Welcome to Commerce classes. Today we'll be understanding the basic issues around realization expenses. Like till now what we have studied is कि जो realization expenses हैं वो firm के expenses हैं. So firm पे करती है through realization. तो आप realization account में इसकी entry कर देते हो, realization account debit to bank account. But there may be some cases wherein the expenses are paid by the partner under different conditions. So वो study हम करेंगे आज. Okay, so now when we talk about realization expenses, there are three possibilities. Number one is when the expenses are paid by the firm. So अगर ये firm पे कर रही है, मतलब ये firm के expenses हैं, तो आपकी एक simple entry है realization account debit to cash or bank account. This is the entry which we are passing till now. आप रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आप इसकी एंट्री कर देते हो. एक सिंपल ट्रांजैक्शन है, फर्म ने पे किया और फर्म के एक्सपेंसेस हैं रिकॉर्ड हो गए. सेकेंड केस क्या होता है, व्हेन अ पार्टनर पेज दीज एक्सपेंसेस. अब पार्टनर के पे करने से ही ये पार्टनर के एक्सपेंसेस नहीं बन जाते हैं. एक्सपेंसेस तो ये फर्म के हैं, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट स्टोरी कि वो पार्टनर ने उस टाइम पर पे कर दिए. सो अगर हमारे पार्टनर ने इन एक्सपेंसेस को पे किया है तो इट मीन्स फर्म की कैश नहीं गई है, फर्म का पैसा नहीं गया है. सो ये क्लेम अब कौन करेगा, ये पार्टनर अपने क्लेम में कैपिटल में ऐड कर देगा. सो आवर एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इससे क्या होगा कि फर्म के एक्सपेंसेस हैं तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस आ गए और पार्टनर के अकाउंट में आपने इसे क्रेडिट कर दिया, विच मीन्स कि पार्टनर इन एक्सपेंसेस को अपने पे करने के बाद अपने क्लेम में ऐड कर लेते हैं. सो इससे क्या होगा, उसका कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा. ठीक है ना. सो आप इसको उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देते हो तो वो बाद में फर्म से ले लेगा, क्योंकि फाइनल पेमेंट में तो ये उसे पे कर देंगे, क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस, जैसे उसका कैपिटल में क्लेम है, ही इज़ हैविंग हिज बैलेंस. ठीक है, ही इज़ हैविंग शेयर इन रिजर्व्स, ही इज़ हैविंग रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट, इफ़ वी टेक्स ओवर एनी एसेट और लाइबिलिटी, ये भी लिख देंगे, सब कुछ लिख दिया. तो जब वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो वो रियलाइजेशन के थ्रू यहाँ एक्सपेंसेस भी लिख देगा. ठीक है, कि मुझे अपनी कैपिटल भी लेनी है, शेयर ऑफ रिजर्व भी लेना है, तो जो एक्सपेंसेस मैंने पे किए हैं ये भी मुझे फॉर्म से रिकवर करने हैं. सो फाइनली जब फाइनल उसकी पेमेंट डिसाइड होगी सो उसमें ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आप डिफरेंस ले रहे हो ना. सो वो फर्म से अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं. सो हमारी जर्नल एंट्री में एक ही चेंज आता है, रियलाइजेशन में कैश की जगह इसके बाद पार्टनर का नाम आ जाता है. नाउ अ थर्ड केस इज़ देयर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो कि तुम्हारा काम है पूरा डिसोल्यूशन के प्रोसेस को देखना. यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर सेल ऑफ एसेट्स, आप लाइबिलिटीज़ पे करो, सबके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है. अब उसके अगेंस्ट इस पार्टनर को सैलरी या कमीशन दी जाएगी. अब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, ठीक है, तो वो पर्सन को जो भी सैलरी या कमीशन दी जा रही है वो फर्म का एक्सपेंस बन जाती है. सो पार्टनर की सैलरी और कमीशन बन जाती है फर्म्स एक्सपेंडिचर. और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि अब ये एक्सपेंसेस फर्म के नहीं रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पार्टनर को दे दी थी. सो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं दीज शैल हैव टू बी बोर्न बाय पार्टनर. तो ये पार्टनर की पर्सनल पेमेंट मान ली जाएगी. तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर के एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर की पेमेंट है, तो ये फर्म की बुक्स में नहीं आएगा, क्योंकि फर्म को पे ही नहीं करने हैं. अब ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. फर्म को क्या देना है, फर्म उसको सैलरी या कमीशन जिस बेसिस पे वो एग्रीमेंट किया है फर्म उसको वो पे करेगी. सो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे पार्टनर की सैलरी या कमीशन. तो आप रियलाइजेशन के थ्रू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसकी सैलरी और कमीशन जो भी आप उसको दे रहे हो डाल दोगी. एक्चुअल एक्सपेंसेस या तो हम इग्नोर कर देंगे कि ये तो फर्म के हैं ही नहीं, तो फर्म की बुक्स में नहीं आएंगे. और मान लो वो पार्टनर फर्म से पैसा निकाल के देते हैं, तब भी ये फर्म के एक्सपेंसेस नहीं है. वील एज्यूम कि ये फर्म की ड्राइंग है. तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं दीज आर टेकन टू बी द ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर. इट्स एज इट इज़. सपोज ए है, इसको कोई काम करना है, इसने बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यू डू दिस वर्क. इसमें आई विल पे यू से सैलरी ऑफ 10,000 फॉर कंप्लीटिंग दिस टास्क. ठीक है, तो अब ए के लिए तो जो सैलरी है ना ये इसका एक्सपेंस है. अब इस काम को करने में बी जो भी स्पेंडिंग्स करेगा वो बी की पर्सनल स्पेंडिंग्स हैं. वो 8 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकती है, वो 12,000 भी हो सकती है. मान लो 9,000 है
तो ये बी का पर्सनल चार्ज है, अब बी खुद से पे करे। अब इफ़ ही इज़ हैविंग मनी ही विल पे इट, इफ़ ही डजेंट हैव मनी ही वे आस्क कि मुझे थोड़ा एडवांस दे दो। सो वो ए से पैसा लेगा, जितना भी वो ए से लेगा बाद में उसको बैलेंस मिल जाएगा। तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो उसकी ड्राइंग मान सकते हैं, लेकिन फॉर्म के लिए वो एक्सपेंस नहीं है। सो वील रिकॉर्ड इट एज टू सेपरेट ट्रांजेक्शंस। अच्छा, यहाँ जब सैलरी और कमीशन की बात आती है तो वील बी गिवन द टर्म्स। अब सैलरी है तो सैलरी एक लमसम हो सकती है कि ही विल बी पेड 10,000 इन ऑल, या हमें दे सकते हैं कि सैलरी से 2,000 पर मंथ। तो पर मंथ का मतलब 1 मंथ की है, तो आपको देखना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन में टोटल कितना टाइम स्पेंड हुआ। सो जितने मंथ्स उसने काम किया डिसोल्यूशन में उतने मंथ्स की उसको सैलरी दे दोगे। सिमिलरली कमीशन है तो कमीशन के भी डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। कमीशन में बी बेस्ड ऑन कि जितनी एसेट्स की सेल हुई उसका कुछ % कमीशन दे सकते हैं, ठीक है ना, या जो है फाइनल हमें अमाउंट कितना मिला, या पार्टनर्स की पेमेंट कितनी है। तो जिस बेसिस पे कमीशन की कैलकुलेशन करनी है वो हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद वन क्वेश्चन। तो अब हम ये जो थर्ड जो डिफरेंट चीज़ है इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। सो नाउ वील डू द क्वेश्चन। सो हमें क्या दे रखा है, अ बैलेंस शीट ऑफ 3 पार्टनर्स इज बीइंग गिवन, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन दिस रेशियो। इस डेट को डिसोल्यूशन हो रहा है 1 अप्रैल को। सो व्हेन वी रीड द बैलेंस शीट वी आर टू बेसिकली divided in 2 parts, parts belonging to partners and part which is to be settled. So liability side में we have capital and reserve fund, so this belongs to partners. सैलरी, क्रेडिटर्स एंड JLP रिजर्व, क्योंकि एक एसेट से रिलेटेड रिजर्व है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड रिजर्व है, तो ये रियलाइजेशन में क्लोज होंगे। सो दिस विल गो इन रियलाइजेशन, दिस विल गो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन दिस साइड यू हैव फिक्स्ड एसेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। सो ये सारी एसेट्स हैं जो आपकी सेल होनी है, सो ये रियलाइजेशन में जाएंगी। कैपिटल अकाउंट हो गया और बैंक अकाउंट सेपरेटली बनता है। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 6,000। सो ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्स लेके जा रहा है 6,000 पर। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 आर टेकन ओवर बाय वाई फॉर 9,900। सो कुछ क्रेडिटर्स जो हैं वो वाई लेके जा रहे हैं। रिमेनिंग आर पेड, सो बाकियों की पेमेंट कर दो, ठीक है ना। JLP सरेंडर्ड, तो सरेंडर में हमें सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 70,000, सो इस पर 70,000 मिलेगा। स्टॉक एंड डेटर में स्टॉक में 7,000 मिल रहा है, डेटर्स में 9,000 मिल रहा है। सो सी आई एम राइटिंग एवरीथिंग हियर ताकि मुझे क्लैरिटी रहे कि कोई भी चीज़ मेरी मिस नहीं हो रही है। Okay, one customer whose account was written off as bad has now paid 800. So you have bad debts recovered, isn't it? So ये रिकवरी हो गई एक तरह से, ये भी आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आपको अब पैसा दे रही है। There is an unrecorded asset of 3,000, एक एसेट है, half of which is settled against an unrecorded liability in full settlement. तो इस एसेट का आप क्या कर रहे हो, इसका हाफ पार्ट तो किसी और लाइबिलिटी के अगेंस्ट दे रहे हो। सो जब एक एसेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट मैच हो जाती है उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। एंड बैलेंस इज सोल्ड फॉर 1,300। सो बाकी का बैलेंस आपने सेल कर दिया, सो ये रिकवर हो गया। दैट मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी इज फेचिंग यू 1,300 रुपीज़। वाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एंड ही इज़ बीइंग पेड सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। सो वाई को सैलरी देनी है 400 पर मंथ। सो मंथ का मतलब अब चेक करो कितना टाइम पीरियड लगा। 1 अप्रैल को डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ और एंड हो रहा है 30 जून। सो 3 मंथ्स। सो वाई को सैलरी कितनी दोगे, 1,200 रुपीज़। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 1,100 आर पेड बाय द फर्म। तो अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म पे करती है तो वो फर्म के एक्सपेंसेस नहीं बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द पर्सनस ड्राइंग। तो वाई की ड्राइंग्स हो गई 1,100। ये सब यही क्वेश्चन में लिख लिए ताकि वो वी डू नॉट मिस एनीथिंग। सो लेट अस प्रोसीड विद द अकाउंट्स। अब हम सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। सो इसमें क्या करना है, आप सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करो। सो यू हैव फिक्स्ड एसेट्स 50,000, JLP 10,000, डेटर्स 10,000। अब इनके प्रोविजंस हैं, सो आप उसे दूसरी साइड क्लोज कर सकते हो, वेरियस लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया आपका 500। देन यू हैव स्टॉक 10,000, तो स्टॉक की लोडिंग मतलब स्टॉक का रिजर्व हो गया 2,000।
इन्वेस्टमेंट इज़ 8,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया आपका 500. सो यू हैव क्लोज्ड ऑल दीज अकाउंट्स, ये सब क्लोज हो गए. ऑन दिस साइड यू हैव लाइबिलिटीज, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोज कर दी 2,000. क्रेडिटर्स आपके हैं 19,000 के और उनका प्रोविज़न है डिस्काउंट का. सो इट सेज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट नहीं होता, प्रोविज़न होगा ना. डिस्काउंट होता तो डायरेक्टली कट जाता. एंड JLP रिज़र्व, क्योंकि रिज़र्व आपका एसेट से रिलेटेड है, वो यहीं क्लोज होगा. ओके, सो अब आपने सारे अमाउंट्स जो हैं ये सब अकाउंट्स आपके क्लोज हो गए हैं. सो सी इन वन स्ट्रोक आपके सारे जो मैक्सिमम अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, 34,000. अब आप रियलाइजेशन शुरू करो. सो एक्स ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट ले लिए. सो दिस विल बी रिटर्न इन एक्सेस अकाउंट. वाई इज टेकिंग ओवर creditors, so this will be written in Y's account. And alongside, okay, this is not 10,000, he is taking over creditors for 19,900 है ना. तो जिस अमाउंट पे ले रहे हैं वो लिखेंगे. alongside हम लिख सकते हैं कि Y ने क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो उसको सैलरी मिल रही है 1,200 की. ओके, अब बाकी की पेमेंट्स शो करो. सो क्रेडिटर्स को आपको कह दिया 7,500 पे किया. सो बाकी जो लाइबिलिटी है उसको बुक वैल्यू पे कर दो, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट सारी लाइबिलिटीज़ पे करनी है. बट सारी लाइबिलिटीज़ डज नॉट मीन कि यहाँ जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे आप पे करना शुरू कर दो. इनमें जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी और क्रेडिटर्स है. बाकी तो सब रिजर्व्स एंड प्रोविजंस हैं, वो तो अमाउंट सेपरेट किए होते हैं ना, वो पे नहीं करने होते किसी को. अब दूसरी साइड आप एसेट्स के रियलाइजेशन शुरू करो. सो फिक्स्ड एसेट्स आपके 70,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 10,000, डेटर्स 9,000 और इन स्टॉक हो गया आपका 7,000 एंड सॉरी डेटर्स हैं आपके 9,000 के, स्टॉक है आपका 7,000 का. अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो एक्स ले गया, वो लिख दी. बेड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, एडिशनल अमाउंट मिल गया ना आपको 800. और एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो है आपकी, इट हैज़ गिवन यू 1,300. ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास. ऑल राइट, अब आप टोटल कर लो. एक चेक रख लेते हैं कि हमारी जो सारी लाइबिलिटीज़ हैं दे शुड हैव बीन पेड, और लाइबिलिटीज़ के अलावा एसेट्स का भी रियलाइजेशन चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस यू कैन वेरीफाई. और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करेंगे. $29,000. So profit ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स. सो X, Y एंड Z में ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा 2:2 रेशो में. 5,800, 11,600, 11,600. अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की. हर अकाउंट जो कॉन्टिन्यूएशन में बन रहा है, इट इज़ वेरी इजी टू मेक. बस याद रखो पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ से करनी है. When you are making this capital account, you have a balance sheet with you, you have realization with you. तो पहले balance sheet से इनको जो इनके amounts हैं इनको transfer कर दो. So when you look at balance sheet, what do you have? You have their capital balance. So it is 40,000, 30,000. You have their reserve fund. So reserve fund है 10,000, ये सबका होता है. So 2:1 रेशो में इसे बांट दिया. ओके, इसके बाद दूसरी तरफ से ले लिया जेड का कैपिटल बैलेंस 2,000. ये आ गया आपके पास. नाउ यू पिकअप रियलाइजेशन, यहाँ से पोस्टिंग करो. सो यहाँ वाई क्या ले रहा है, वाई ने क्रेडिटर्स लिए थे. ठीक है, 19,900 के, और वाई को सैलरी मिली है 1,200 की. और आप रियलाइजेशन से सबको क्या दे रहे हो, प्रॉफिट. नाउ व्हेन यू आर गिविंग सैलरी, तो आपको ये पता है कि वाई ने ड्राइंग भी की है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो फर्म ने पे किए थे. ठीक है, तो वो ड्राइंग भी यहाँ पे आएगी. अब दूसरी तरफ
क्या पोस्टिंग होगी, एक्स इन्वेस्टमेंट लेके गया था, सो रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। सो अब हमें बार बार ट्रांजैक्शंस नहीं पढ़नी कि कौन एसेट लेके जा रहा है, कौन लाइबिलिटी लेके जा रहा है, यू हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करो, ठीक है। सो अब आप इनको बैलेंस आउट कर लो टू फाइंड आउट द फाइनल सेटलमेंट। ओके, यहाँ रिजर्व फंड 4000 एंड 2000 है, ठीक है। सो अब इनके बैलेंसेस चेक किए हमने। सो जेड को पेमेंट होगी 5800 की, $56,700 है, दैट मीन्स इसको पे हो जाएगा 55,600। और फॉर एक्स द पेमेंट विल बी 600, 55,600, सो द पेमेंट इज गोइंग टू बी 49,600, ठीक है। तो ये हो जाएगी बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। नाउ वी आर टू मेक बैंक अकाउंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ आवर ट्रांजेक्शन्स। तो एक्यूरेसी कैसे चेक होती है, बैंक अकाउंट में सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। नाउ व्हेन यू आर मेकिंग बैंक अकाउंट, यू हैव अ बैलेंस शीट, यू हैव अ रियलाइजेशन अकाउंट एंड यू हैव कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ से पोस्टिंग्स उठाओ, यहाँ बैंक का बैलेंस है, रियलाइजेशन में बैंक की पेमेंट और बैंक की रिसिप्ट है, पार्टनर्स में नॉट दिस 6000 सॉरी 1100, और ये है आपका अमाउंट, ठीक है ना। तो ये हमें अक्रॉस पोस्टिंग्स कर देनी है। सो अब आप क्या करेंगे, बैंक में बैलेंस लिखेंगे 23,500, रियलाइजेशन से आप पिक करो, ठीक है, 9800 आपके कैश, 98,100 सॉरी कैश मिली थी, और दूसरी तरफ आपने रियलाइजेशन में पेमेंट करी हैं 9500। व्हेन यू लुक एट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हैं इनके फाइनल पेमेंट्स। सो वाइज कैपिटल अकाउंट जो उसने ड्राइंग करी 1100 की, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फाइनल पेमेंट्स, सो एक्स वाई एंड जेड। एक्स की पेमेंट है 49,600, 55,600 एंड 5800, ठीक है ना। अब आप टोटल करके चेक कर लो कि आपका अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं। इफ़ इट इज़ मैचिंग, इट मीन्स आपने अकाउंट्स ठीक बनाए हैं, ठीक है। सो हमारा जो है इसमें 1,21,600। Okay, so we are getting 1,21,600. Total of both sides is matching. It means we have done our question correctly. बिल्कुल ठीक है हमारा क्वेश्चन। अक्रॉस पोस्टिंग्स करनी है बैंक अकाउंट में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अगर आप सीक्वेंस में प्रोसीजर में क्वेश्चन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी करेक्ट इन ऑल द केसेस, ठीक है। सो मेक इट अ हैबिट कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप करें। सो दिस वे सिंपल डिसोल्यूशन प्रॉब्लम्स आर ओवर। नेक्स्ट टाइम वील टेक अप इंसॉल्वेंसी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।